नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आपको दिख रहे हैं अनुपम मिश्र जी, उनका न्यूज पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों से, चूंकि हम लोग अनुपम मिश्र जी के सुझाए गए समय पर हैं, यानी शुक्रवार को आपसे ये चर्चा है और इस चर्चा में हम कई सारे विषय लेते हैं, क्योंकि अनुपम जी के साथ बातचीत करते हुए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बंधन नहीं है, हम लोग इधर से उधर भी बहकते हैं, तो उसके लिए आप माफ कीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं। आज दरअसल मैं वैसे उस पर चर्चा कर रहा था, लेकिन क्या ये 29 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से तय कर लिया है कि उनको इस बार एक जो सबसे बड़ा दांव होता है किसी भी राजनेता की जिंदगी में, कि वो देश के लिए कुछ ऐसा कर जाए कि लोग उस देश की गति को उससे नापें। भगवान राम क्या वाकई इस तरह से दिख रहे हैं? क्योंकि जो लड़ाई इस समय प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हैं, 370 खत्म की, तो बहुत सारे लोग बिलबिलाए, वो चीज अब तक चल रही है और कई फैसले लिए अनुपम जी जिनको हम कहें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग देश के हिस्सों में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं अस्थायी तौर पर। हम देख रहे हैं कि एक यूसीसी लागू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि अलग जगह में यूसीसी पर बात चल रही है और जो धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके, और फिर गोवा की उस जगह में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची दुनिया की मूर्ति बन रही है, साथ में तब जब पॉलीगैमी पर बैन हो चुका। तो इसको अगर आप समेटना चाहें इस समय की सिचुएशंस को, तो कैसे देखेंगे? मुनीर साहब, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूं। और ये किसी भी चीज को, दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। दुनिया में हर चीज तुलनात्मक है, सापेक्ष है, रिलेटिव है। आप मतलब सफेद इसलिए है क्योंकि काला है, वो काला इसलिए क्योंकि सफेद है। अपने आप में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरे देश से घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, जब हम देखते हैं एनआरसी हो रही है, जब हम देखते हैं एसआईआर हो रही है, जब हम देखते हैं वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, वो करोड़ों फर्जी लोग निकल रहे हैं, जब हम देखते हैं कि 6 करोड़ आधार कार्ड फर्जी निकलते हैं, 6 करोड़ राशन कार्ड फर्जी निकलते हैं, जब हम देखते हैं कि देश के कोने कोने से घुसपैठिए निकल रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारी वोटर लिस्ट पे सब के सब घुसपैठियों का नाम चढ़ चुका है, तो मैं अपने आप से एक दूसरा सवाल पूछता हूं, व्हाट इफ मोदी हैड नॉट कम? अगर आज से 11 साल पहले मोदी नहीं आए होते, अगर आज से 11 साल पहले यूपीए की सरकार रिपीट हो गई होती तीसरी बार, अगर अभी भी कांग्रेस शासन चल रहा होता जैसा कि 60 साल चला, तो आप सोचिए कि हम किस गर्त में जा रहे थे। पूरी ताकत लगाकर भी हम अपने देश को घुसपैठियों से साफ नहीं करा पा रहे हैं। एसआईआर को रोकने के लिए कितनी साजिशें हो रही हैं, जमीन पर लड़ाई हो रही है, फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, सारे बड़े बड़े महंगे महंगे वकील जाके सुप्रीम कोर्ट पर हावी हैं, चीफ जस्टिस को न सुनना पड़ता है। इतना दबाव बना दिया है कि वकील तो वकील, मतलब जोगेंद्र यादव जैसे लोग खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में एक एक घंटे बहस करने का समय पा जाते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछली बार कब एक ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने घंटे भर बहस करने दिया हो जो वकील तक नहीं हो। तो आप इसको सोचें कि इतना कुछ होने के बाद भी कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध है। वो आपकी वोटर लिस्ट नहीं साफ होने दे रहे हैं, वो आपको घुसपैठियों को नहीं निकालने दे रहे हैं। हर्ष मंदर जैसे लोग पूछते हैं कि तो क्या हुआ अगर घुसपैठिए आ गए? क्या हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम घुसपैठियों को बसा सके? कपिल सिब्बल जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जिसके पास आधार है उसको आप नागरिक मान लीजिए। बताइए, वो एक इतना बड़ा वकील जिसे अच्छी तरह मालूम है कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं उस कार्ड पे लिखा है, और वो कह रहा है जिसके पास आधार है उसको नागरिक मान लीजिए। ममता बनर्जी कहती है कि एक घुसपैठियों को निकलने नहीं देंगे यहां से। आप सोचें कि पूरी राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर इस देश का शुद्धिकरण, इस देश में सफाई अभियान नहीं चला पा रही हैं। मीडिया से लेके, सोशल एक्टिविज्म से लेके, जुडिशरी से लेके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्रियों के स्तर से लेके, सरकारों, राज्य सरकारों के लेवल से लेके, फॉरेन मीडिया से लेके, फॉरेन एनजीओ से लेके, यूनाइटेड नेशन से लेके, यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव से लेके, कितना प्रतिरोध सिर्फ इस बात पर है कि हम अपने देश से घुसपैठिए निकालना चाहते हैं।
आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक भी ऐसे आदमी को अपने देश में नहीं रखूंगा जिससे मुझे फायदा ना हो। सोचिए, सोच के देखिए, आज उसने डंके की चोट पर कहा कि एक भी ऐसे व्यक्ति को अमेरिका में रहने का हक नहीं है जो बाहर से आया है और उससे अमेरिका को लाभ ना हो। लेकिन उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका बाप है, उससे आप नहीं भिड़ सकते, उससे आप पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि दुनिया का दरोगा है और सारे सिद्धांत, सारा उपदेश, सारा प्रवचन हमारे लिए। तो एक बार इसको सोच कर देखे पंडित साहब कि डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स बाय मोदी गवर्नमेंट, 11 साल में क्या नहीं किया इन लोगों ने। आप CAA की लेके आए और CAA को इन्होंने कितना ज्यादा डिले कर दिया। नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया डंके की चोट पर, और आप कुछ नहीं करते। तो माय पॉइंट इज कि अगर ये सरकार नहीं होती तो कितना भयावह, कितना डरावना मंजर सामने आ रहा है, आप सोचें। ये तो ऐसे में नहीं, अलाउ मी टू कंप्लीट एक मिनट बुढ़ी साहब। तो ऐसे में जब मेरी मोदी सरकार से कुछ शिकायतें होती हैं, जब मेरी नरेंद्र मोदी से कुछ शिकायत होती है, भाजपा से कुछ शिकायत होती है, जब मुझे इस वर्तमान सरकार से लगता है ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो मैं सोचता हूं कि अगर ये नहीं होते तो क्या होता। और उस वक्त मेरी शिकायतें खुद ही शांत हो जाती। शिकायत मैं तब भी करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि मैं शिकायत नहीं करूंगा तो सरकार कदम कैसे उठाएगी। मैं हमेशा कहता हूं बच्चा रोए ना तो मां दूध तक नहीं पिलाती, सोचती मजे में है। तो शिकायत करना हमारा हक है, हल्ला मचाना हमारा हक है, हम हल्ला मचाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, वो 11 साल, 12 साल, 15 साल का किया धरा 15 दिन में खत्म हो जाएगा यदि सत्ता की निरंतरता नहीं बनी रही, कंटिन्यूएशन ऑफ पावर। 70 साल वो सत्ताएं चली हैं, तो अब कम से कम अगले 70 साल इस तरह की सरकार नहीं चली तो फिर आप सोच के देखें कि ये देश कहां जाएगा। ठीक है, मैं आगे हूं और मैंने बीच में इसलिए कई बार रोकता हूं, मुझे लगता है कि आपका वक्तव्य खत्म हुआ, वरना मैं भी सुनना आपको पसंद करता हूं जब तक वाक्य पूरा हो। दरअसल जिस ट्रंप की, और मैं ये कहूंगा दर्शकों को शायद अजीब लगेगा लेकिन आपको और मुझे नहीं लगेगा, जब आप ये कहने जा रहे थे ट्रंप का, जब आपने नाम लिया, मैं ट्रंप का सवाल आपसे करने जा रहा था, लेकिन आपने उसी को, क्योंकि मैं उसको पढ़ भी रहा था, उसने सीधा कह दिया कि नागरिकों को भी भेज देगा वो विदेशी, उन सबको जिन लोगों ने ली, वो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके पास क्या है, वो तमाम चीजें हैं, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आप ये सोचिए कि जो सबसे बड़ा नैरेटिव है वो ये है कि हम इस वक्त यहां उन डॉक्टरों के गैंग्स को देख रहे हैं जो पूरी तरह से इस देश को तबाह करना चाहते थे, क्योंकि 3000 केजी, ये तो आपके दिमाग की नशे खोल देता है। इस पर सब बात कर चुके, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अल्मोड़ा में भी पकड़ा गया पुलिस साहब जी, अगला जखीरा अल्मोड़ा में पकड़ा गया इसी तरह का, ये तो फरीदाबाद में था। जी, मैं यही कह रहा हूं कि उस पर भी आप ये देखिए, उस पर भी आपके देश में ये जो नैरेटिव बनता है कि बाबरी मस्जिद अभी बनाई जानी चाहिए, वहां खोद दिया गया, वहां तैयारी की जा रही है, और यहां तक कि वो तमाम पत्रकार जिनके पिछले 11 साल में जो 11,000 बार जिन्होंने मोदी सरकार को एक नैरेटिव के तहत कोसा होगा, खाया होगा, वो जब बंगाल में जाके रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो सब बदल गए हैं, यहां तो सब डेमोग्राफी बदल गई है। इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं इनको बचाने वाले लोग खड़े होते हैं, बाबरी मस्जिद मांगने वाले खड़े होते हैं। उस लड़ाई, उस फ्रंट पर आप सरकार को कहां देखते हैं? क्योंकि मुझे 2 नाम बहुत याद आ रहे हैं, उन पर भी आप अलग से, पहले वो चीज आपके पास रहे और उसके बाद आप ये जो नया, वो लोग नए लोगों को तैयार कर रहे हैं उसको भी इसमें जोड़ें, जिसमें चाहे हेमंता का जो फैसला है, इतना बड़ा फैसला है, मैं तो कहूंगा कि हेमंता इस देश की सीमा चौकी पर लड़ रहे हैं, बिल्कुल तरह से युद्ध कर रहे हैं। तो आप वो पहले जो ये नैरेटिव है कि बाबरी मस्जिद बनाने वाला और सब मुस्लिम शामिल नहीं है और सब, ये जो गैंग एकदम रोना शुरू कर देता है, उससे आखिर पूछा जाना चाहिए कि कब हमको चिंता होनी चाहिए। भाई हमको कब चिंता होनी चाहिए कि ये सब डॉक्टर भी आ गए, उसके बाद वकील कल पकड़े गए, इसके बाद आप देखिए इंजीनियरों को लगातार हम देख ही रहे हैं, बच्चों को हम पानी की बोतलों में पेशाब मिलाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनको किसी मौलवी ने कह दिया कि हिंदुओं को पेशाब पिलाओ तो उनको जन्नत मिलेगी। तो ये आखिर आपको क्या मतलब, इसका सिनेरियो समझ में क्या आ रहा है? बहुत उलझा हुआ है। आपने 2 नाम लिए, एक तो हेमंता, दूसरा क्या कहा आपने? योगी जी। मैं कह रहा हूं कि जो
ये जो इन लोगों ने जिस तरह का जो उस नैरेटिव के सामने खड़े होके देख रहे हैं, आंखों में आंखें दे के डाल रहे हैं। बाकी तो बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री भी इतना साहस जुटा पाने में मुझे लगता है कि इन दोनों का एडिशनल भी है, क्योंकि सरकार तो उनको चुन रही है। हम तो ये मानेंगे ना, जो बीजेपी के हैं वो सब पीएम मोदी और अमित शाह या जो भी, मतलब एक बॉडी है जो नेशनल बॉडी है, उन्होंने तय किया। लेकिन इन दोनों के अलावा हमको देखना, जैसे आज मैं जब गोवा की बात में सुन रहा था, आपको बताऊं कि उन्होंने बताया कि गोवा में पिछले समय में क्या क्या उसने किया है, बहुत बड़ा काम किया है। वो तमाम उन मंदिरों को ढूंढ रहे हैं जहां से वो मूर्तियां तोड़ के उनको एक जगह रखा गया था बचा के, उन सबको वो कहते हैं मूल मंदिरों में ले जाएंगे। मूल मंदिर कहाँ है? जो चर्च बन चुके। तो आप ये बताइए कि ये जो पहले तो इनको जो ये बाबरी मस्जिद बनाने वाली आइडियोलॉजी को इतनी ताकत कैसे मिल जाती है कि अभी भी वो ये कर रहे हैं, इतनी हत्याएं, इतने हिंसक उनके बाद भी, और आरफा जैसी महिलाएं वो ये बता रही हैं कि क्यों जरूरी है। देखिए, जहां तक ताकत का सवाल है, कहते हैं कि भाई डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, जनसंख्या ही प्रारब्ध है। बंगाल में 35% हो गए हैं, ऊपर से सरकार का समर्थन है, ब्लाइंड सपोर्ट है। एक शुरुआत करते हैं, आपने हेमंता और योगी जी का नाम लिया, तो इसके एक नाम आप मिस कर गए। हेमंता ने बाइगेमी या फिर पोलीगैमी को अपराध बना दिया जी। आप एक से ज्यादा शादी, एक से ज्यादा विवाह करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। मैं शादी कहता हूं क्योंकि विवाह करने पे तो पहले से जेल थी। हाँ, सही बात। विवाह पे तो हिंदू मैरिज एक्ट में पहले ही से जेल थी, शादी करने पे भी अब जेल हो जाएगी। तो एक नाम आप भूल गए, पुष्कर धामी का। हाँ, उन्होंने तो बाकायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रखा है उत्तराखंड में। और रही बात बाबा की, योगी आदित्यनाथ की, तो अभी 2 घंटे पहले की खबर आपको बता रहा हूं। योगी ने आज वक्तव्य जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। अरे तो ये मैं एक दोपहर का अखबार निकालता हूं, एक हमारा एक जिसे कहना चाहिए इवनिंग एडिशन जिसे कहते हैं, तो उसकी आज ये हेडिंग है प्रयागराज टाइम्स की, और मैं आपको दिखाता हूं। अरे वाह। तो ये उन्होंने कहा है, ना भर्ती के लिए, ना पेंशन के लिए, ना स्कॉलरशिप के लिए, ना किसी तरह के प्रमाण के लिए इसको जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक आई कार्ड है, उसको लेकर आप घूमते रहिए। आप सोचिए, ये व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा एक कदम आगे चल रहे हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई झूठ बोलते बोलते रिटायर हो गए। मेरा सवाल था लेकिन आप मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कहते कहते रिटायर हो गए कि साहब हमने बुलडोजर रोक दिया। और हुआ क्या कि योगी की देखा सीखी पूरे देश में बुलडोजर चलने लगा। एक इतनी बड़ी लाइन खींच रहे हैं योगी। मैं जयपुर में काफी डिस्कशन हुआ था आपसे इस मुद्दे पे, आपको याद होगा। हाँ, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा जो हम लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड किया है। तो माय पॉइंट इज कि योगी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि बाकी लोग सिर्फ उस लाइन को, लंबी तो जाने, उसको देखकर अपनी अपनी लाइन खींचने के चक्कर में काफी काम कर जा रहे हैं। अरे बाकी भाजपा सरकारों को जाने दे साहब, भगवंत मान की सरकार बुलडोजर चला रही है। दिल्ली में कांग्रेसी कह रहे हैं बुलडोजर चलाओ। आप सोचे इस बात को, बिहार में बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर तो हर जगह चल रहा है। योगी ने एक लंबी लाइन तो खींच दी, और आज ही देखिए आधार पे उन्होंने 4 कदम आगे चढ़कर एक सिक्सर मार दिया। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप सोचे पुलिस साहब, इसके बाद आप सोचे कितना मुश्किल हो रहा है। 1978 में संभल में दंगा होता है, नरसंहार होता है, और 1990-91 में मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह संभल के सारे दंगाइयों का मुकदमा वापस ले लेते हैं, और योगी 2024 में उन फाइलों को दोबारा खोलते हैं।
तो आप सोचे 25 साल लग जा रहा है फैसला पलटने में। ज्यादातर आरोपी मर चुके हैं। डीएम संभल के पास एक आदमी आके कहता है कि 1978 में मेरे दादाजी को, जो एक व्यापारी थे, उनके गले में तराजू लपेटकर उनके कपड़े में उनके बाट भरकर उनको मारकर उनकी लाश को कुएं में डालकर कुआं ऊपर से कवर करके उसमें मजार बना दी गई। अब वो खोदा जा रहा है 1978 के बाद, तकरीबन 50 साल बाद। तो आप सोचे कि बड़ी लंबी सूची हो जाती है साहब, बड़ी लंबी सूची हो जाती है इन गुनाहों की, और इनको वापस पलटना कितना मुश्किल हो जाता है। आप सोचे किताबें हमारी क्या क्या पढ़ाए, ये वही किताबें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह रही है। सतीश चंद्रा गुरु तेग बहादुर को लुटेरा कह रहे थे। कल मैंने अपने शो में बताया। तो भाई आप खुद ही सोच कर देखें कि कितना दुरूह कार्य है, कितना मुश्किल काम है। और फिर जब सब जगह से आप कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल फ्रंटियर जिसको कहते हैं वो न्यायपालिका आ जाती है। अभी देखिए, आपने कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि जिसको बांग्लादेश भेज दिया उसको वापस लाओ। हाँ, वो गजब पहली बात इसे समझिए आप। मैं बहुत एक छोटी सी बात समझाता हूं। मतलब इसके लिए कहते हैं लॉ इज कॉमन सेंस, कानून कॉमन सेंस है। यदि आज की तारीख में हम 2 करोड़ आदमियों को बांग्लादेश भेजें तो क्या बांग्लादेश उनको ले लेगा? जाहिर सी बात है नहीं, ये कोई नहीं लेगा भाई, कोई नहीं लेगा। पाकिस्तान भेजें, बांग्लादेश भेजें, चीन में कहीं भेजे, कोई ले लेगा? नहीं लेगा। डिपोर्टेशन का लॉ, डिपोर्टेशन का कानून कहता है कि भेजने वाला देश भेजने को तैयार हो, और जिस देश में भेजा जा रहा हो वो देश उसको अपना नागरिक मानकर एक्सेप्ट करे, तभी डिपोर्ट हो सकता है, वरना डिपोर्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। आपको याद है अमेरिका से प्लेन भर के हमारे आदमी आए थे, जो कि डंकी रूट के जरिए गए थे, ठीक है। तो उन सबको भारत सरकार ने पहले एक एक आदमी का नाम लिया, पता लिया, तस्दीक किया कि हमारे नागरिक हैं, उनको स्वीकार किया, तब वो यहां आए। अब यहां से हम किसी को पकड़कर बांग्लादेश भेज रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको हवाई जहाज से पैराशूट खोल के ड्रॉप करा दे रहे हैं। भाई हमने उसको डिपोर्ट किया है, और डिपोर्ट भी कैसे किया ये भी सुनिए, बड़ी मजेदार बात। लीगल, हाँ जी, ना, फॉरेन ट्राइब्यूनल के थ्रू। हाँ, एक बाकायदा ट्रिब्यूनल बना हुआ है। उस ट्रिब्यूनल का फैसला आता है कि धीरेन्द्र पुंडीर साहब बांग्लादेशी हैं, और उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। कपिल सिब्बल जैसे वकील कोर्ट जाते हैं, ये नहीं मतलब इनके जैसे जो इनका पूरा गैंग कोर्ट जाता है, कहता है साहब ट्रिब्यूनल का फैसला तो आ गया, पर हमको ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मौका नहीं मिला, तो अभी साहब 20 साल और चाहिए। और कोर्ट कहती है उसको वापस लाओ, अभी तो उसका मुकदमा चुनौती में सुना जाएगा। हाँ, हमको समझना है। इसको और समझिए। जिस व्यक्ति ने फॉरेन ट्रिब्यूनल में मान लिया कि वो बांग्लादेशी, और जिसको बांग्लादेशी सरकार ने अपना नागरिक समझकर एक्सेप्ट कर लिया, हमारी कोर्ट कह रही है कि उसको वापस लाओ। अभी हम तय करेंगे, उसके कहने से क्या होता है, बांग्लादेश के कहने से क्या होता है, अरे हम तय करेंगे। अब भाई जाहिर सी बात है, कोई आदमी यहाँ 20 साल 25 साल रह रहा है, शादी कर रहा है, ब्याह कर रहा है, तो उसके बच्चे हो गए, तो उसके दामाद हो गए, तो उसके बहुएं हो गई, तो उसके समधी हो गए, तो उसके समधन हो गए, उसका ढेर सारी रिश्तेदारी क्रिएट हो गई। वो जाके कोर्ट में गुहार लगाते और आप कहते वापस लेके आओ। यानी बांग्लादेश कह रहा कि हमारा नागरिक हमने वापस ले लिया, कहते नहीं, उसको आप वापस दो। पहले अभी हमारे यहाँ पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट होने दो। पहले वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर क्यूरेटिव पिटीशन में जाएगा, और दुनिया भर फिर अपील करेगा और रिव्यू करेगा, और उसके बाद अगर वो जिंदा बचा तो हम उसको डिपोर्ट कर देंगे। कई प्रोसेस सोचिए कितना मुश्किल हो चुका है पुनीत साहब। जब मैं इन चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के दुश्वारियां हैं, उनको देखते हुए सरकार ने काफी अच्छा काम किया। हेमंता बिश्व शर्मा पर आपका वो रह गया, आपने उस पर बहुत अच्छे से देखा है, और आप ये भी जानते हैं असम गण परिषद के आंदोलन के बावजूद वो लोग, जो पार्टी, जो लोग
उसके विरोध में खड़े हुए, वो लोग जिन्होंने उसके लिए युद्ध लड़ा और सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, उन तरह की स्थिति भी हम लोगों ने आसाम में देखी इतना ज्यादा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे। यानी हालत यह है कि 85 से लेके जब तक 2021 में एक इस तरह का शख्स नहीं आता, जो जब तक कांग्रेस में था तो टूथ एंड नेल नहीं थे, लेकिन जब वो बीजेपी में आता है तो इतना ज्यादा है कि उसको ये भी कहानी याद आती है कि ये 50 साल पहले ऐसा कानून था, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुझे याद दिलाया, उसको अपडेट करता है और उसके बाद पुशबैक करता है। और वहां की हालत क्या है कि वहां ये हालत हो चुकी है कि बहुत सारे ये तक कह चुके कि हो सकता है किसी दिन यहाँ कोई बांग्लादेशी, या मियाँ उनका इशारा जिस तरफ था, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियाँ बोलते हैं, कहना वो भी फहरा सकता है। तो उसमें वो लड़ाई, वो चैलेंज कितना बड़ा है ऐसे मुख्यमंत्री को, अगर हम लोग देखते हैं वो चैलेंज पे बात करें, क्योंकि लोग इस पर आप जो बता रहे हैं वो ज्यादा गहराई से लोगों को या शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो चैलेंज हम लोग ये तो बता रहे हैं, जैसे उन्होंने भी आधार कार्ड 18 साल के ऊपर का सब बंद हो गया, असम में वो बंद कर चुके, उन्होंने कहा 18 साल के बाद कोई आधार नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग सबका बना चुके, इसके बाद जो बनने वो घुसपैठियों के बनने। उन्होंने लिमिटेशन करके जो एक स्ट्रेटजी है, बाकायदा स्ट्रेटजी है ये अनुपम जी, कि वो पॉकेट्स में बसा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं का भविष्य हमारे हाथ में आ सके, उसको सबोटाज किया। 29 से उन सीटों को 22 पे लाए, यानी इतने बड़े काम किए। लेकिन इसके बावजूद जब गोगोई वहां खड़ा हो, जब तमाम लोग वहां खड़े हों, उस समय ये काम कितना मुश्किल होता होगा, ये दर्शकों को जरा समझना चाहिए आपसे। देखिए काम कितना मुश्किल है मैं आपको बताता हूं। हेमंत शर्मा के सामने काम किया, इसको समझें आप। मुझे बहुत आश्चर्य है, अभी मैंने 2 दिन पहले घूमता आईना पर एक किस्सा सुनाया। मुझे बहुत आश्चर्य है कि इतनी बड़ी SIR एक्साइज चल रही है, असम में NRC चल रहा है, लेकिन उस किस्से को कोई बयान नहीं कर रहा है। भाई हमारे यहां 1950 में एक कानून बना, बाकी कानून की तरह एक कानून ये भी था, फॉरेनर एक्ट। फॉरेनर एक्ट ये कहता था पुलिस साहब कि यदि कोई विदेशी, किसी पे संदेह है कि वो विदेशी है और उसको भारत सरकार पकड़ती है, तो ओनस उसके ऊपर होगा, साबित करने का जिम्मा, साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे होगी कि वो हिंदुस्तानी है। आमतौर पे क्या होता है कि फर्ज कीजिए मुझ पे चोरी का आरोप लगा, तो मुझे नहीं बताना मैं निर्दोष हूं, पुलिस को साबित करना है मैं चोर हूं। ये कानून है। फॉरेनर एक्ट उल्टा है। फॉरेनर एक्ट में यदि किसी पर आरोप लगता है कि वो विदेशी है, घुसपैठिया है या जो भी है, तो उसको साबित करना होता है कि वो घुसपैठिया नहीं, हिंदुस्तानी है। 1971 के बाद, 1971 की लड़ाई के पहले और बाद इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसा है असम में कि इंदिरा गांधी को लगा कि साहब इसका तो लाभ उठाया जा सकता है। तो उन्होंने 1983 में, 1983 में IMDT एक्ट लागू किया। आपको तो याद होगा पुलिस साहब, IMDT एक्ट ये कहता था कि अब जिम्मेदारी सरकार की साबित करने की है कि तुम घुसपैठे हो, और उसको ऐसा बना दिया। अच्छा, इसके तहत ढेर सारे ट्रिब्यूनल गठित हो गए और कानून इतना जटिल कर दिया कि 10 साल में 3 आदमी घुसपैठिए साबित हुए। 10 साल में या 15 साल में 3 आदमी घुसपैठिए निकले, बाकी सब हिंदुस्तानी हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो 2002 या 2003 की कट ऑफ डेट्स चुनाव आयोग ने रखी है, मैं इसको नहीं मानता। अरे भाई 1971 से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है, 71 से लेकर 2002 तक कितने लोग बन गए। डेट जानी चाहिए 1971, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं ये पहला चरण है। अगर ये क्रॉस हो गया तो अगला जो SIR होगा तो वो हो सकता है 1983 चला जाए, फिर 1971 चला जाए, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो इंदिरा गांधी ने IMDT एक्ट बना के उसके तहत ढेर सारे ट्रिब्यूनल्स का गठन किया और उसमें कानून ऐसा बना दिया कि कोई आदमी घुसपैठिया साबित ही ना हो। देखिए बात कहां से हो रही है, शुरुआत हुई 1971, फिर उससे 12 साल बाद 1983। अब आप 1983 से सीधे चले आइए 22 साल आगे। सर्बानंद सोनोवाल जो इस समय भाजपा में आ गए हैं, उस समय असम गण परिषद के थे या किसके मेंबर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। उन्होंने कहा साहब ये एक्ट एकदम फर्जी है, ये सिर्फ घुसपैठियों को, और जब हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट है तो इस एक्ट का क्या मतलब है। ये एक्ट तो बनाया गया ना घुसपैठियों को बसाने के लिए,
सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने आईएमडीटी एक्ट खारिज कर दिया और कह दिया कि जितने ट्रिब्यूनल बने हैं सबको बंद कर दो, केवल एक वही फॉरेन ट्रिब्यूनल हो और फॉरेनर्स एक्ट वापस लागू हो जाए। यह फैसला आया 2005 में। 2005 में फैसला आया, तब तक अटल सरकार जा चुकी थी और सोनिया सरकार आ चुकी थी। मैं उसको कभी मनमोहन सरकार नहीं कहता, बिल्कुल सही कहते हैं आप। कठपुतलियों के नाम से सरकार नहीं होती। सोनिया सरकार आ चुकी थी। आप सुने जरा, दुस्साहस की लिमिट सुने। सोनिया गांधी ने 2006 में एक नया अध्यादेश जारी किया जिसने कहा कि नहीं, आईएमडीटी एक्ट ही लागू होगा दूसरे नाम से। सोनोवाल फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट अगले साल, कहा देखिए साहब, यह तो आपके आदेश के बाद फिर मक्कारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा खारिज कर दिया। दोबारा खारिज कर दिया। हम लोग जो कोर्ट्स को बहुत गालियां देते रहते हैं ना, तो ये भी देख ले कोर्ट्स कैसा काम कर रही हैं। कोर्ट्स ने कहीं कहीं बहुत अच्छा काम किया साहब, इसको आप समझे। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसको खारिज किया और तब जाके अभी फॉरेनर्स एक्ट चल रहा है। और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा जो कोई वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि भाई एक आदमी था, मतलब सर्बानंद सोनोवाल, अगर वो नहीं होता तो आज हेमंत शर्मा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहां आईएमडीटी एक्ट लगा होता। सोचे इस देश में कैसी कैसी साजिशें रची। और मैं आपको एक सेकेंड, मैंने इसको अपने चैनल पे दिखाया और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप भी बात करें, और इसलिए मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं। आईएमडीटी एक्ट, हाँ, कांग्रेसी चाल, हाँ हाँ, जी जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जिन्होंने नहीं, इस बात का बड़ा आश्चर्य है पुनीत साहब कि इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं अकेले चिल्ला रहा हूं इस मामले पे। पूरे देश में एक आदमी आज आईएमडीटी एक्ट को याद नहीं कर रहा है। जब किसी तानाशाही की बात आती है तो लोग इमरजेंसी को याद करते हैं। आज जब एसआईआर चल रहा है, एनआरसी चल रही है, तो लोगों को बताने की जरूरत है कि एक ये भी था। और ये चीज थोड़े मोड़े नहीं, 22-23 साल चली। उस 22-23 साल में इतने ढेर सारे ट्रिब्यूनल से बनके लाखों करोड़ों को एब्जॉर्ब कर दिया। जी, मैं सवाल करता हूं, ये पल्लवी पटेल ने कह दिया मैं तो एसआईआर नहीं भरूंगी। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी इन लोगों को। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, कभी इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। आपको याद होगा जब इटावा सैफई में दंगा, वो जब बूथ लूटने वाला वो फोटो याद होगा, जब टीएन सेशन बाद में आए, जब लाश पड़ी ऐसे लिए महिला, इंडियन नव भारत टाइम्स में फोटो छपा था चुनाव के बाद, बूथ के अंदर इधर उधर पड़े हुए बैलेट और लाश लिए हुए एक महिला रो रही है क्योंकि उसका सुहाग छिन गया सिर्फ उस दिन के लिए। उसके बाद से आज तक इतने शांत चुनाव के बाद में पल्लवी पटेल ने कह दिया वो एसआईआर नहीं भरेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। और जो मरने वाला जो बीएलओ था, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि उस पर यह दबाव बनाया गया कि उनके नाम ही काट दीजिए, मतलब ऊंची जाति वालों के रखो और ओबीसी और उसके नाम काट दो। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जा रही है? ये तो 27 तो अभी दूर है, अभी तो ममता बनर्जी से टकराना है। ये कहां से आगे? देखिए, अखिलेश यादव एक तरफ एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार पोस्ट कर रहे हैं अपने ही पिक्चर, जिसमें वो लोगों को एसआईआर के बारे में समझा रहे हैं और कह रहे हैं सब के सब लोग एसआईआर में जाके अपना फॉर्म भरो और अपना नाम रजिस्टर कराओ। वो दोनों तरफ यही काम तेजस्वी ने किया था। एक तरफ विरोध किया था, दूसरी तरफ 50,000 राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लगा दिए थे इस काम। वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। रही बात पल्लवी पटेल की, तो 2 बातें जान लीजिए, 3 बातें जान लीजिए। पहली चीज, उनके कार्यकर्ता भी पूरी ताकत से एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं। दूसरी बात, इस तरह के बयानात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए दिए जाते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, इस देश में 18 साल से ऊपर हर नागरिक को वोट देने का हक है। बंदिश कोई नहीं है, नहीं देना चाहती ना भरे, लेकिन फिर वो चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो इसलिए जान लीजिए कि पल्लवी पटेल भी भरेंगी फॉर्म। पल्लवी पटेल का पूरा घर भरेगा फॉर्म। बात सिर्फ इतनी है कि बस ठीक है, बोल दिया, डायलॉग जो मुंह में आया वो बोल दिया। अच्छा,
दरअसल एक बाबरी मस्जिद वाला रह गया, उसको लेके बड़ा शुरू हो गया। बाबरी मस्जिद इस तरह से बना, कोई भी किसी का भी नाम कुछ भी रख सकता है, लेकिन फिर भी इस चीज को लेना, और ऐसे समय में जब चुनाव हो रहा है और उनको मालूम है कि वहां, हालांकि अब तो सब देख चुके, इस तरह की बाइट आती है कि हिंदू तो 3 जगह बंटता है, हम मुसलमान है तो हम एक ही जगह बंटते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, हमको टीएमसी होने का मांगता है। ये सब चीजें, अलग अलग बयान अब आजकल ये देख रहे हैं। सोशल मीडिया का ये भी फायदा है कि अगर आपको उधर दिख रहा है तो इधर भी दिख रहा है, सब चीजें दिखती हैं। तो ये, क्या आपको लगता है ये अनायास है, या एक नेता जो टीएमसी से अलग अपने आप को खड़ा करना चाहता होगा, ये भी हो सकता है? या फिर ये एक, क्योंकि ममता को समझना, मैं समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से पॉलिटिकली अगर एकमन की बात करें तो शुरू से लेके आज तक की उनकी राजनीति उस तरफ की है, जो समझने में कई बार मुझे लगता है कि एक मुकाबला तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी से, जो जिस तरह से 80 में पदार्पण हुआ था, याद होगा आपको, सोमनाथ, उन्हीं को हरा दिया था, वहां से शुरू किया था, और आज तक अपनी चाल को बड़े तेजी से पत्ते फेंटती है। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद उनका खेल है, या उनका विधायक ही कुछ अलग से कर रहा है? ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना चुनाव, अपना करियर शुरू किया था, लेकिन ये भी मत भूले पिछले चुनाव में खुद हार गई थी। तो मैंने कवर किया था, मैं वहीं था, याद होगा। पूरा सर्किल कंप्लीट हुआ है। दूसरी बात, ये सब जो होता है इसको इस तरह समझिए। पहली बात, कुछ चुनाव उसमें ममता, मैंने उसमें बंगाल के छोटे छोटे पॉकेट्स में, छोटे छोटे किशनगंज जैसे पॉकेट्स हैं, वहां पर मुस्लिम वोटों के मुस्लिम ठेकेदार पैदा हो गए, मुस्लिम वोटों के मुस्लिम ठेकेदार पैदा हो गए। तो ममता बनर्जी को पिछली बार भी उनसे चुनौती मिली थी, उन्हें इस बार भी डर है। दूसरे, चुनाव आते ही सबको कांग्रेस का डर सताने लगता है, क्योंकि मुसलमान वोटों की पहला व्यापारी तो कांग्रेस ही है ना साहब। और एक कुछ 2024 साल भर पहले कुछ एक ऐसी घटना हुई है जिसने हर क्षेत्रीय दल के कान खड़े कर दिए। दुबरी से बदरुद्दीन अजमल का 10.5 लाख वोट के अंतर से हार जाना। जो आदमी, दुबरी भाई 90-95% मुसलमान, जो आदमी हमेशा लाखों लाख वोट से जीत रहा था, वो 10.5 लाख के मार्जिन से हार गया, और एक कांग्रेसी से हार गया। क्यों? मुसलमानों ने कहा कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है मोदी को रोकना, हम तो साहब कांग्रेस को देंगे। इस घटना ने तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के कान खड़े कर दिए कि साहब ये भी हो सकता है, ये भी दिक्कत आ सकती है। मतलब देखिए, मुसलमानों का भी पेशेंस रन आउट कर रहा है इन द सेंस कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान है, अगर एक बार वो और शायद अखिलेश पे भरोसा करे, फिर उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा कि यार हम तो दरी बिछा बिछा के थक गए, तुमको सिर्फ एक काम दिया था, योगी को रोको, तुम नहीं रोक पा रहे हो। देश का मुसलमान भी इन लोगों से कह रहा है कि भैया तुम्हारे बस का नहीं, तुमको हमने अपनी रूह तुम्हारे पास गिरवी रख दी, सिर्फ एक काम दिया था कि मोदी को रोको, नहीं रोक पा रहे हो। तो उसका पेशेंस भी जवाब दे रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ममता बनर्जी और तमाम क्षेत्रीय दल मुस्लिम वोटों को लेकर परेशान है। दूसरी बात, जब मुसलमान वोटों की बात, अभी देखिए ममता बनर्जी का एक वीडियो मैंने अपने चैनल में प्ले किया, तो उसमें वो कह रही थी कि मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि मुसलमान एक दुधारू गाय है और मैं उसकी लात खाने को तैयार हूं। आपने देखा है? पता नहीं देखा वो वीडियो, मैंने उसको ट्वीट भी किया था। क्या मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि मुसलमान दुधारू गाय है और मैं उसकी लात खाने को तैयार हूं। अब आप सोच कर देखें, अगर ये बात योगी, मोदी या कोई आदमी हिंदू वोटर के मुताबिक हवाले से कह दे, क्या होगा? डंके की चोट पे कह दे तो भैया, और फिर वैसे मेरा कहना है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो बिना मुस्लिम मतों के दहाई में चली जाए। सुपड़ा साफ हो जाता है। मायावती इस बात का एग्जाम्पल है जी। पूरा दलित वोट उनका पिछली बार इंटैक्ट था, चलिए इस बार 9.5% रहा है, पिछली बार 22, 23, 21% वोट था और उसके बाद 0 पे चली गई। क्यों? मुस्लिम वोट साथ में नहीं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश का दलित वोट बटोर के 21% वोट लेकर भी वो एक सीट की महंगी हो गई, क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं। तो कोई भी विपक्षी दल, कोई भी गैर भाजपा की राजनीतिक दल बिना मुस्लिम वोट के दहाई में आने के लिए तड़प जाएगा। तो साहब ये तो अस्तित्व की बात है। आप एक बाबरी कह रही हैं, आई एम सरप्राइज कि ममता बनर्जी ने विरोध स्वरूप
ये नहीं घोषित कर दिया कि बंगाल के हर जिले में एक बाबरी बनेगी। हाँ, वो हर साल 37 दिवस तो मनाती है, वो तो मनाती है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब आपका वो भी हो रहा है, हम लोगों का समय भी। आप अगर आपको 27 की चुनौती बड़ी लगती है या 29 की चुनौती बड़ी लगेगी? वो यूपी जो सेमीफाइनल अक्सर आप और हम लोग कहते हैं कि यहीं से खुलता है रास्ता दिल्ली का, और आप तो उस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, और मुझे लगता है कि और 29 में जो चुनौती है वो बड़ी है या 27 की चुनौती बड़ी है? आप आखिरी सवाल के तौर पर। बात स्ट्रेस की नहीं है। देखिए, मैं साइंस के बैकग्राउंड से आता हूं, गणित के बैकग्राउंड से आता हूं। मुझे मानना है कि जो चीज साबित ना हो सके उसे कहने का कोई लाभ नहीं है। आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक सफर में एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ, ना मुख्यमंत्री के तौर पे ना प्रधानमंत्री के तौर पे, जिनको उनको स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। 2024 उनके जिंदगी का पहला स्पीड ब्रेकर था, और उसमें वो उतनी ही सीटों से बहुमत पाने से चूक गए जितनी सीटें वो यूपी में हार गए एक्स्ट्रा। जितनी सीटें वो यूपी में एक्स्ट्रा हारे, उतनी ही सीटों से बहुमत पाने से चूक गए। तो जब मैं कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तो साबित होता है भाई 80 सीटों का स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है। नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस से चुनाव लड़ना पड़ता है। आप सोचे, वो अहमदाबाद से भी तो लड़के हो सकते थे, पर आपको भी यूपी आना पड़ता है। तो अब भाई इसकी अपनी एक रेलेवेंस है। मैं नहीं कहता अच्छी है बुरी है, पर जो है वो है। तो रही बात 2027 और 2029 की, तो एक बात मुझे उम्मीद है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आरएसएस सबको समझ में आ गई होगी। यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ मेकिंग अ गवर्नमेंट एट द सेंटर इफ यू लूज यूपी। उत्तर प्रदेश खोकर आप केंद्र में सरकार बनाने का सपना नहीं देख सकते। संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। तो भाई आपको 2027 में अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा, सब कुछ झोंकना पड़ेगा। और यकीन माने, उसमें आपको अखिलेश यादव का अभी से बहुत समर्थन मिल रहा है। वो अभी से जिस तरह की गाली गलौज की राजनीति वहां पे शुरू हो गई, जो राष्ट्रीय जनता दल में बिहार में 1 महीने पहले शुरू हुई थी, वो समाजवादी पार्टी ने 1.5 साल पहले शुरू कर दी। तो अखिलेश यादव का और सपा का बड़ा सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप को ट्रैक पर रखिए, और अगर आपने यूपी ठीक ठाक निकाल लिया तो दिल्ली का रास्ता बहुत आसान। धन्यवाद अनुपम जी। आप ने बहुत ही, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बिना किसी एक दायरे में बंधे हुए सवालों के अलग अलग बातचीत की, तो वही बातचीत आपकी और मुझे अच्छा भी लगता है। तो आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए। और चूंकि ज्यादातर लोग अनुपम जी के आते हैं मेरे साथ और वो सब लोग हैं, तो इसलिए जो नहीं भी अगर ऐसा कोई बचा हुआ होगा, वैसे मुझे लगता नहीं है, राष्ट्रवादियों के सबसे पसंदीदा जो है वक्ता हैं इस हमारे अनुपम जी, तो इसलिए, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो वहां पहुंच कर जाएं घूमता आईना में और लाइव जुड़े। रात को मैं भी अक्सर जुड़ता हूं, अगर मुझे भी कोई सवाल होता है तो मैं उस पर समझने की कोशिश करता हूं। तो आप जुड़े अनुपम जी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते तक आपसे उम्मीद। नमस्कार। नमस्कार।